हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश को संबोधन किया गया। एंड उसमें उन्होंने एक बात क्लियर कर ली कि भारत कभी भी पाकिस्तान जो ब्लैकमेल करता है न्यूक्लियर के रिगार्डिंग, उसके सामने कभी भी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बातचीत और टेरर कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकते, और पानी और ब्लड साथ साथ में नहीं चल सकता, क्योंकि इसी वजह से हमने यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को भी यहाँ पे सस्पेंड करा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां पर भी टेररिज्म के रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये एक आज के समय हमने एक नया नॉर्मल यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे चाहे वो 2016 हो, 2019 हो या अब हो, जब भी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे टेररिज्म की कोशिश करी गई है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे दिया ही है। लोगों को दोस्तों एक चीज और लग रही थी कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया है, प्रधानमंत्री शायद इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बट प्रधानमंत्री जी ने इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और बात इसके सामने रख दी। बल्कि पिछले 3 दिन में अगर हम बात करें, उन्होंने 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दे दिए हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं या ये समझा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे इनफैक्ट कल भी अगर हम बात करें ना, तो कल भी उनका एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही खराब युद्ध हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने इतना ज्यादा मेहनत करी, जिस वजह से ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने रोक दिया। तो दोस्तों, इंडिया को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो बार बार इस तरह से बोल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ एक तरह से क्लैरिफिकेशन आए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का हमेशा से स्टैंड यही रहा है कि हम इसमें किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। पर डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह से बार बार बयान आना, ये कहीं ना कहीं हमारी स्टेटेड पॉलिसी के विरुद्ध जाता है। दोस्तों, डेट है आज की 13 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है आपका वेज बैंक के रिगार्डिंग। दोस्तों, ये तो लोकेशन स्पेसिफिक मुद्दा है, पर और भी इसके रिगार्डिंग चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पर है आपका वेज बैंक। बेसिकली आप नोटिस कर पाओगे कन्याकुमारी के साउथ में आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। बेसिकली जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, राइट। अब आप इसको इंपॉर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में समझना कि यहाँ पर ना ये जो एरिया है, ये फिशेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। खासकर अगर मैं बात करूं पेलाजिक फिश की। अब ये क्या होता है पेलाजिक फिश? दोस्तों, एक ना पानी के अंदर आपको पेलाजिक जोन देखने को मिलेगा। दरअसल में ये जो जोन होता है ना, ये ना ही बहुत ज्यादा बॉटम के पास होता है, ना ही शोर के पास में होता है। तो थोड़ा बीच में आपको जो जोन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पेलाजिक जोन। तो जो आपका ओशियन या वाटर्स के अंदर जो पेलाजिक जोन होता है, वहां पर जो फिश रहती है उनको हम पेलाजिक फिश बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये पेलाजिक फिश के लिए बहुत अच्छा आपको एक ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी बात करें, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। जैसा 1976 का इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट के अंदर इसको ऐसा माना गया। तो यानी कि पूरा का पूरा यहाँ कंट्रोल किसका है? भारत का है। और इंडियन फिशरमैन के पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। एंड श्रीलंकन को यहाँ पर ये प्रोहिबिट करता है, उनको रोकता है कि इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो, ये तो बात होगी इस लोकेशन की। पर ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दरअसल में बिड्स इनवाइट किए हैं अंडर द HELP पॉलिसी, ताकि यहाँ पर जो वेज बैंक वाला एरिया है, इन एरियाज के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएं। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये HELP पॉलिसी है क्या। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना हमारे हाइड्रोकार्बन की, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारी देश में एक पॉलिसी देखने को मिलती है जिसका नाम है OALP, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी ताकि हाइड्रोकार्बन कंपनीज को एक तरह से मदद करी जा पाए। मैं थोड़ा इसको आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ना हमारे पास एक पॉलिसी होती थी NELP नाम से। ये पुरानी पॉलिसी थी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। पर इसको रिप्लेस किया हमने HELP पॉलिसी के साथ, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब इसमें पता क्या होता है? इसमें होता दरअसल में ये है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है,
कोई पर्टिकुलर कंपनी पता क्या करती है, वो चाहती है किसी एरिया को एक्सप्लोर करना, उसको लगता है वहां पर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट के पास जा सकती है, राइट। दरअसल में ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी इसी में हमारी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज क्या करेंगी, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे देंगी। यानी कि कहने का मतलब कि कंपनीज अपनी तरफ से सरकार के पास जा सकती हैं कि हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फ्यूल को लोकेट करके उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो ये है OALP। एंड जो मैं बात कर रहा था HELP, जो मतलब इसी OELP ही इसी का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 4 कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। पहली बात तो एक्सप्लोरेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए आपको एक यूनिफॉर्म लाइसेंस, यानी कि एक सिंगल लाइसेंस आपको यहाँ पे चाहिए होगा उन कंपनीज को। तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद कर रहा है। प्लस एट द सेम टाइम एक्सप्लोरर खुद बिड कर सकता है यहाँ पर किसी ब्लॉक के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो सरकार और उस कंपनी के बीच में जो शेयरिंग होगी वो होगी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के माध्यम से। देखो पहले पता क्या होता था, जो हमारी न्यू वाली पॉलिसी थी NELP के नाम से, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती थी। पर इसमें बहुत ज़्यादा सरकार को दिक्कत आती थी, क्योंकि प्रॉफिट कमाने तक बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता था उस कंपनी को, जिस वजह से सरकार को भी बहुत कम मिल पाता था। पर अब जो आपका HELP है, इसके अंतर्गत हमने प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बल्कि रेवेन्यू शेयरिंग हमने कर रखी है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे जो भी माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनमें कॉस्ट एफिशिएंसी हमें देखने को मिल जाती है और सरकार को भी इसमें बेनिफिट होता है। प्लस एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्रूड ऑयल को बेच सकता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग एंड प्राइसिंग की भी फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप इसको नहीं बेच सकते, उसको नहीं बेच सकते, या इसी प्राइस में बेचोगे। नो, आपके ऊपर फ्रीडम है कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो ये कुछ बातें थी आपकी HELP पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो इसी HELP पॉलिसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कुछ बिड्स को इनवाइट किया है, ताकि ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएं। तो आई होप लोकेशन भी और ये जो पॉलिसी थी ये आपको समझ आई होगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रिसेंटली नेशनल टेक्नोलॉजी डे को पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया गया। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बार की जो थीम थी वो थी यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। अब आखिर इस डे को हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं? दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा 1998 में। 1998 में अगर मैं बात करूं ना, तो आप जानते होंगे भारत ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे करे थे। दोस्तों हालांकि हमने 1974 में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट तब किया गया था। पर 1998 में आप लोग जानते होंगे ऑपरेशन शक्ति जब हमने किया, तो उस समय उसको बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे माना गया। प्लस एट द सेम टाइम जो हंसा 3NG जो है, ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी इंडिजिनियसली जो डेवलप था, इसकी मेड इन फ्लाइट हमें देखने को मिलती है, जिसको कि CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा बैंगलोर में बनाया गया था। तो उसी चीज़ को याद करते हुए, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अचीवमेंट्स को रिमेंबर करते हुए, हम हर साल 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसी तरह से हमने इस बार भी इसको सेलिब्रेट किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के ऊपर ये ऑपरेशन शक्ति हुआ था। एंड 1999 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, हमने हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो ये बात आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं एस्ट्रॉइड YR4 अ पोटेंशियल लूनर इम्पैक्ट इन 2032। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों नासा ने एक चीज बताई है कि एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है YR4 के नाम से। ये हो सकता है 2032 में, यानी कि अभी लगभग 7 साल बचे हुए हैं, हो सकता है 2032 में ये एस्ट्रॉइड आपके मून को टकरा जाए। इस तरह के 3.8% चांस है कि ये मून को टकरा जाए। हालांकि 96% चांस यही है कि वो नहीं टकराएगा, वो उसको मिस कर जाएगा। पर थोड़ा सा हमें इस YR4 के बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड का मतलब होता है एक ऐसा रॉकी ऑब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं सन को ऑर्बिट कर रहा होता है, एंड उसका पाथ जो होता है, उसका रास्ता होता है, वो धरती के बहुत ही क्लोज में से जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉज कर सकता है। तो चिली के द्वारा यहाँ पे एटलस टेलीस्कोप जो है, मतलब जो है चिली के अंदर, उसके माध्यम से हमने इसको पहली बार डिस्कवर किया गया। बाद में नासा ने इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, और नासा ने भी ये बताया कि पहले तो ये बता रहे थे कि धरती पे भी हो सकता है इम्पैक्ट हो, पर अब यहाँ पे हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है वो धरती की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है मून की, कि मून को यहाँ पे ये टकरा सकता है। अब ये है बिल्कुल छोटा सा ही, बहुत बड़ा नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जानते होंगे कि एक ना 10 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड था जिसने कहीं ना कहीं डायनासोर का एक्सटिंक्शन कर दिया था, तो इससे तो बहुत छोटा है, तो इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका YR4 का होगा नहीं। तो स्टार्टिंग में इनको लगा था कि बहुत इम्पैक्ट आएगा, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, इससे धरती पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट। अब आपको एक बात ध्यान में ये रखनी होगी कि अगर मान लीजिए इसको मून को हिट कर गया तो क्या होगा। देखो मून का ऑर्बिट तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर मून के ऊपर आपको क्रेटर फॉर्मेशन, जो एक तरह से गड्ढे होते हैं, वो फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। उससे हमें कहीं ना कहीं मून के बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। एंड इनफैक्ट ऐसा भी बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 और जो बाकी लूनर ऑर्बिटर्स है ना, वो कहीं ना कहीं इस इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं और आइडिया लग पाएगा। क्या धरती से भी दिख पाएगा अगर 2032 में ऐसा होता है? देखो धरती से दिखेगा नहीं दिखेगा इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है हमें आज के समय, राइट। और दुनिया में ना हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम इस तरह से रोकते हैं कि कैसे कोई एस्ट्रॉयड धरती को या मून को हिट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल नासा का एक बहुत फेमस मिशन है डार्ट के नाम से। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डार्ट का मतलब है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये पहला सक्सेसफुल एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन टेस्ट था, एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे इसको 2021 में यहाँ पे नासा ने लॉन्च किया था अबॉर्ड अ स्पेसएक्स फाल्कन 9, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमने पता क्या किया, हमने ये जो डार्ट है ना, इसके माध्यम से हमने एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि आपका कोई एस्ट्रॉयड इस डायरेक्शन में जा रहा था, हमने इस एस्ट्रॉयड के ऊपर एक हिट किया, तो इसकी डायरेक्शन ही हमने यहाँ पे बदल दी। तो एक तरह से काइनेटिक इम्पैक्ट के माध्यम से हम एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करते हैं। ये डार्ट मिशन है आपके नासा का, तो इसने इस तरह से पास्ट में किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम था डिडमॉस और उसका मूनलेट जो है डाइमॉर्फोस, उसको हमने यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया था। तो नासा काफी यहाँ पे एडवांस काम यहाँ पे कर रहा है। इसरो भी यहाँ पे स्पेस सर्वेलेंस के अंदर एक्सप्लोरेशन के अंदर कोलैबोरेट कर रहा है। बाकी देश भी इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, पर मेन जो चीज़ है वो नासा का डार्ट मिशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। एंड साथ साथ हमने जो एस्ट्रॉयड YR4 था, हमने उसको भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। आगे आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमें ना मैग्नेटार्स के बारे में स्टडी करना होगा कि आखिर ये मैग्नेटार्स होते क्या हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग ना ज्योग्राफी के अंदर अपने स्टार्स के बारे में पढ़ते होंगे। दोस्तों आप लोग नेबुला के बारे में जानते होंगे। नेबुला जब मैं बात करता हूँ ना, ये बेसिकली डस्ट और गैसेस का ही एक गुच्छा होता है, क्लाउड होता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब अगर मान लीजिए स्टार का बहुत ही मास काफी छोटा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन का भी, तो आगे जाके वो रेड जाइंट बनता है, एंड लास्ट जाके वो प्लैनेटरी नेबुला या व्हाइट ड्वार्फ जब बन जाता है। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जब कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है ना, जब उसका पूरा एज खत्म हो जाती है, जब उसकी लाइफ एंड हो जाती है, तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। पर आपके जो हाई मास स्टार्स होते हैं ना, उन केस में वो रेड सुपर जाइंट बनते हैं, एंड बाद में जाके सुपरनोवा जो एक्सप्लोशन होता है, उसके बाद कुछ बन जाते हैं न्यूट्रॉन स्टार। एंड अगर मान लो उसका मास बहुत ही ज्यादा है, उस केस में वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर करते हैं। तो सुपरनोवा क्या होता है, एक तरह का स्टार का एक्सप्लोजन होता है जो उसकी जिंदगी का एंड एक तरह से बताता है। बहुत ही पावरफुल इवेंट होता है सुपरनोवा का इवेंट, राइट। तो इससे कोलैप्स हो जाता है आपके मैसिव स्टार का, जिससे व्हाइट ड्वार्फ आपका बेसिकली आपका न्यूट्रॉन स्टार या आपका ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर। तो मैंने जैसा बताया ना, ये हाई मास स्टार आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब ऐसा देखा गया कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, ये भी एक तरह से मतलब ये क्या है, ये मैग्नेटार्स ही हैं। मैग्नेटार्स जो बेसिकली होते हैं ना, वो एक स्पेशल तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं, और बहुत ही डेंस होते हैं, बहुत ही डेंस। जैसे मैंने बताया ना कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये बहुत ही एक तरह से जो सुपरनोवा जो इनकी लाइफ एंड होती है, उस टाइम के ऊपर ये बहुत ही मैसिव होते हैं, राइट। अब ऐसा बताया जाता है ये जो मैग्नेटार होता है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, अमंग्स द मोस्ट पावरफुल नोन इन द यूनिवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, प्लस एट द सेम टाइम मैग्नेटार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी भी एमिट करते हैं, जिसमें हाई एनर्जी गामा रेज भी एमिट करते हैं, ठीक है। अब अभी पता क्या हुआ है, पास्ट में भी एक स्टडी हुई थी, अभी भी स्टडी हुई है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो मैग्नेटार फ्लेयर्स है ना, ये गोल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो गोल्ड आपका धरती में तो मिलता ही है, पर 2004 में हमने एक इवेंट देखा जिसमें हमने अंडरस्टैंड ये किया कि मैग्नेटार की जो फ्लेयर्स है, मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटार बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी को बर्स्ट करता है। तो जो मैग्नेटार की फ्लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, वो डिलेड गामा रेस को एमिट करती हैं,
जिससे कहीं ना कहीं हम नोटिस कर पाते हैं आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस। आर प्रोसेस क्या है? रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। और यही प्रोसेस होता है जो कहीं ना कहीं गोल्ड जैसे हैवी मेटल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि ये जो मैग्नेटार वाला जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, इससे गोल्ड का फॉर्मेशन होता है। गेटिंग द पॉइंट? अभी तक हमने लग रहा था कि गोल्ड बाद में फॉर्म हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पहले लगता था कि गोल्ड का फॉर्मेशन काफी लेट हुआ, पर मैग्नेटार्स क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से भी पहले से फॉर्म हो रखे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड शायद बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करता है इन द कॉस्मिक हिस्ट्री। तो ये कुछ बातें थी मैग्नेटार्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। पहले हमें यही लगता था कि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से कहीं ना कहीं कॉस्मिक गोल्ड फॉर्म हुआ, पर हम अब आइडिया लग रहा है कि नहीं, मैग्नेटार्स तो काफी पहले शायद फॉर्म हुए थे, तो काफी पहले से ही हमारा कॉस्मिक हिस्ट्री के अंदर गोल्ड एग्जिस्ट करता होगा। तो ये कुछ बातें थी मैग्नेटार्स के रिगार्डिंग जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोझिकोड के बारे में। दोस्तों कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ स्कल्पचर्स के नाम से भी कई बार जाना जाता है। अब कोझिकोड की जब मैं बात करता हूँ ना, ये WHO एज फ्रेंडली सिटी का मेंबर बन गई है। कहने का मतलब क्या है? एक ना दरअसल में एक संस्था है, मतलब एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये जो आपके नेटवर्क था ये 2010 में बना, ताकि हम सिटीज़ को, कम्युनिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर पाएँ एंड कहीं ना कहीं हम सिटीज़ को एक अच्छी प्लेस बना पाएँ जहाँ पर आप आराम से एज कर पाएँ। कहने का मतलब कि आप जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, आपकी एज बढ़ती है, तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर आप अच्छे से रह पाओ। अब कोझिकोड का समझना, कोझिकोड ऐसा एज फ्रेंडली सिटी अभी बना नहीं है। ऐसा मत समझना कि इसमें मेंबरशिप बन गई है तो ये आपकी एज फ्रेंडली सिटी हो गया। नो, इट डज नॉट सर्टिफाई। अभी पता क्या है, बस एक कमिटमेंट है। कोई कोड चाहता है एज फ्रेंडली सिटी बनना, इसीलिए वो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज का मेंबर बना है। तो यानी कि वो कमिटेड है ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए, बाकी और सिटीज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए एंड उनसे बहुत सारी चीजें सीख पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर 60 देशों के 1705 मेंबर्स हैं। तो ये 1705 मेंबर एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक कमिटमेंट होती है कि अपनी सिटी को हम एज फ्रेंडली सिटी यहाँ पे बनाएंगे। तो कोझिकोड भी इसी पर्टिकुलर नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है केरला के अंदर। दोस्तों कोझिकोड वही सिटी है जिसको हम कैलीकट के नाम से पास्ट में जानते थे, एंड आप लोगों ने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा कि किस तरह से 1498 के अंदर जो वास्को ड गामा है वो यहाँ आता है एंड जो लोकल रूलर है जमोरिन उनका स्वागत करते हैं। तो कोझिकोड उसी कैलीकट सिटी का ही प्रेजेंट नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने प्लेस इन न्यूज़ की, तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू मरकरी आइलैंड। ये भी न्यूज़ में पता क्यों था? क्योंकि मुंबई फिल्म फेस्टिवल के समय के ऊपर मरकरी आइलैंड के ऊपर एक कंजर्वेशन डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर करी गई थी, तो थोड़ा ये न्यूज़ में है। अब आपको जब मरकरी आइलैंड के बारे में पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें नमीबिया की बात करनी है। तो ये एक स्मॉल रॉकी आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ नमीबिया, और ये पार्ट है आपका स्पेरिकबिट नेशनल पार्क का, जो कि एक डायमंड माइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर रीजन को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको एंडेंजर्ड सी बर्ड कॉलोनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड ये सदर्न अफ्रीकन साइड का आपको फ्रेजाइल कोस्टल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है मरकरी आइलैंड की लोकेशन, दैट इज इन नमीबिया। कल के लिए दोस्तों होमवर्क आपका रहेगा अराल सी के बारे में। आप इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये कहाँ पे लोकेटेड है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनका सही आंसर क्या होना चाहिए। एंड साथ ही साथ कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एक था पर्शियन गल्फ के बारे में। दोस्तों पर्शियन गल्फ अरेबियन सी को कनेक्ट तो करता है, पर ये कनेक्ट करता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसीलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ पर आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स नोडल मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। रिमूवल ऑफ जज की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है कि दे मस्ट एडमिट, नो, या तो वो एडमिट कर सकते हैं या वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं आफ्टर द मोशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।